जर शिक्षण घेताही येत नव्हतं तर देणं फार दूरची गोष्ट होती. आपण विद्वान, पंडित किंवा टीचर हे सगळं बनू शकत नव्हतो, अशी आपली परिस्थिती होती. पण आपल्याला शाळा म्हणजे शाळाही नव्हती जिथे आपण बसावं, जिथे आपण शिकावं, अशी जागा सुद्धा आपल्याला अवेलेबल नव्हती. आणि ते सगळं मिळवून देण्याचं काम आधुनिक काळामध्ये जर कोणी केलं असेल तर ते महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याने केलेलं आहे. प्रथम नमो गौतमाचला, प्रथम नमो गौतमा, प्रथम नमो गौतमाचला, प्रथम नमो गौतमा. गताची बत्व प्रणाली आचरणाची मुभा न्याली निरानंदे दयाली. वैशाखी पौर्णिमा, वैशाखी पौर्णिमा, प्रथम नमो गौतमाचला हो, प्रथम नमो गौतमा, प्रथम नमो गौतमाचला हो, प्रथम नमो गौतमा. विद्यार्थी परिषदेच्या पहिल्या सत्राला आपण सुरुवात करत आहोत. सर्व विद्यार्थी प्रतिनिधींना विनंती आहे की त्यांनी नियोजित वेळेमध्ये आपले वक्तव्य परिषदेसमोर ठेवावे. आज जी ही विद्यार्थी परिषद संपन्न होत आहे यासाठी कहीं हम भूल न जाए या अभियानाच्या टीमने अविरत परिश्रम घेतलेले आहेत. छत्रपती शाहूजी महाराजांच्या 150व्या जयंतीनिमित्ताने आयोजित 10 दिवसीय शाहू मेला ऑन व्हील्स यामध्ये संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 207 नुक्कड सभा घेतल्या गेल्या. त्याचाच परिपाक आहे की आज आपली ही भव्य विद्यार्थी परिषद संपन्न होत आहे. मान्यवर कांशीराम साहेब म्हणतात कि ओपनिस 25 साल छोटे बच्चों को मिशन समझाओ ताकि आने वाली पीढ़ियाँ महापुरुषों का आंदोलन चला सके. कांशीराम साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे तरुण पिढीला चळवळ सुपूर्द करण्यासाठी ऑनलाईन गुगल मीटिंगच्या माध्यमातून व विद्यार्थी परिषदांच्या माध्यमातून कहीं हम भूल न जाए या अभियानाद्वारे भरीव प्रयत्न होत आहे. कहीं हम भूल न जाए या अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे मागील 2 वर्ष 3 दिवसीय तथा 5 दिवसीय रहिवासी विद्यार्थी शिबिर झाले आहेत आणि या वर्षी तर 7 दिवसीय निवासी शिबिर नागपूरमध्ये पार पडली आहे. विविध जिल्ह्यातून 50 विद्यार्थ्यांनी या शिबिरात भाग घेतला होता. सदर निवासी शिबिरातून विद्यार्थ्यांना चळवळीचे सखोल मार्गदर्शन मिळत असते, ज्यामधून आपले कर्मठ आणि वैचारिक विद्यार्थी घडत असतात. श्रीमान महाराज शाहू छत्रपति सरकार इलाका करावी ने अपने राज्य में बहिष्कृत को समान अधिकार देकर उनका कल्याण करने का सत्य कार्य शुरू किया है. इसलिए परिषद की यह राय है कि हर बहिष्कृत व्यक्ति अपने जन्मदिन को त्यौहार की तरह मनाए. ऐसा प्रस्ताव मानगांव परिषद में बाबा साहेब की अध्यक्षता में पारित किया गया था. इसलिए हम उनकी 150वीं जयंती एक ऐतिहासिक रूप में मना रहे हैं. कहीं हम भूल न जाए इस अभियान के अंतर्गत 11 जून 2024 से 20 जून 2024 तक कुल 10 दिन संपूर्ण नागपुर जिला में शाहू मेला ऑन व्हील्स यानी चलता फिरता शाहू मेला का आयोजन किया गया. शाहू महाराज के जीवन कार्य एवं संघर्ष की जानकारी जन जन तक पहुंचाई. इस कार्यक्रम के दौरान कड़ी धूप, आंधी तूफान, बारिश जैसे कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा और इसके साथ ही अपमान का भी सामना करना पड़ा. लेकिन इस कारवा को आगे बढ़ाने की सच्ची तमन्ना अपने दिल में रखने वाले बाबा साहेब के बच्चों ने हार नहीं मानी
और इस कठिन परिस्थिति में भी अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। इस मार्ग पर आने वाली हर समस्या को निपटा कर आगे बढ़े और यह सिद्ध किया कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे धूप हो या तूफान, चाहे सम्मान मिले या अपमान, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह इस कारवां को उसकी मंजिल तक ना पहुंचाए। भारतीय मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान एक ऐसे चमकते तारे रहे हैं जो भारतीय इतिहास के आकाश में हमेशा चमकते रहेंगे। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मुस्लिमों को अंग्रेजी और शिक्षण की दूरदर्शिता की ओर आकर्षित कर भी भविष्य में पैदा होने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें मुस्लिमों के कट्टर परिनीतियों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने मिशन के प्रति अडिग रहे। सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1917 ही को मुगल दरबार के रईस परिवार में हुआ। उनके दादा सैयद हादी और नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन मुगल दरबार के ऊंचे पदों पर काम कर चुके थे। दोनों ही परिवार साहित्य रुचि के और सूफी मत का प्रभाव था। सैयद अहमद खान के चरित्र निर्माण में उनकी माता का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी माता का अंधविश्वास, मन्नत, ताबीज में विश्वास नहीं था। सैयद अहमद खान बचपन में अपने नाना के यहाँ रईस वातावरण में रहे हैं। उनके चिंतन और व्यक्तित्व के निर्माण में ननिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैयद मुक्तकी की 1898 में मृत्यु हो गई। दरबार में मिलने वाली सारी योजना बंद हो गई। घर की हालत देखकर उन्होंने अंग्रेजी नौकरी का करने का फैसला किया। यद्यपि परिवार के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने 28 वर्ष तक अंग्रेजी सरकारी की नौकरी की, जिसमें 13 वर्ष तक उन्होंने मैनपुर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली में मुंसिफ के पद, 12 वर्ष तक सदे तथा अमीन पदों पर बिजनौर, मुरादाबाद, गाजीपुर, अलीगढ़ और 9 वर्ष तक स्मॉल कॉलेज कोर्ट के वे जज के पद पर वाराणसी में कार्यरत रहे। सैयद अहमद खान ने सोचा कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार बिना अंग्रेजी शिक्षा में नहीं मिल सकती, इसलिए मुस्लिम मानसिकता में क्रांति लाना उनका शिक्षा का उद्देश्य बन गया। स्वामी आत्माराम जी का जन्म 1907 में जयपुर जिले के शेषपुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम पांची देवी था और इनके पिता का नाम गणेश राम था। इनका असली नाम कन्हैया लाल था, बट ये जब इनके बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था, फिर वो दिल्ली में अपने फूफा और अपने बुआ के साथ पले बढ़े। वे रैगर समाज के थे और रैगर समाज राजस्थान में आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर ब्राह्मणी व्यवस्था इतनी हावी थी कि समाज सुधार करने की बात मुश्किल ही नहीं, आशा की ही विपरीत थी। हिंदू धर्म के प्रभुत्व के कारण रैगर समाज 2 भागों में बटा हुआ था। पहला गुरुमुखी तथा दूसरा निर्मुखी। बचपन में उनकी शादी हो चुकी थी और इनके पत्नी के विचार इनसे मिल नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर ही त्याग दिया था। स्वामी आत्माराम जी जगह जगह जाते और सदियों से भटकते हुए बहुजन समाज को उभारने का काम किया करते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। वे अपने भजनों से, कवि प्रवचन से लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे। उनका लक्ष्य था दलित एवं शोषित समाज को में ज्ञान फैलाना। उन्होंने सवर्ण समाज का विरोध करके उनके द्वारा बनाई गई मानव विरोधी परंपराओं को अस्वीकार किया। स्वामी आत्माराम लेक्चर का मिशन सिर्फ जागरूकता फैलाना ही नहीं था, उन्हें एक बदलाव लाना था। इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय रैगर महासभा की स्थापना करके रैगर समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1944 में दौलागांव में रैगर महासम्मेलन और 1949 में जयपुर में महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। इन सम्मेलन से समुदाय में एकजुट किया और उनमें गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा की। मी फुले शाहू आंबेडकर व कांशीरामजी यांच्या चळवळीची एक छोटीशी कार्यकर्ती आहे। बाबासाहेब 1 जुलै 1954 रोजी मुंबईत समाजाची दिशाभूल करणाऱ्यांना उद्देशून म्हणतात, निदान आज तरी आंधळ दळते आणि कुत्रेपीठ खाते अशी परिस्थिती समाजापुढे येऊन ठेपली आहे। आम्ही शेताची राखण व्हावी म्हणून
खास कुंपणाची सोय केली, परंतु आता कुंपणात शेड काढून टाकायला लागले आहे. तेव्हा याला काय म्हणावे? या बिकट प्रसंगीची जाणीव प्रत्येकास झाली पाहिजे. समाजाची अशा धर्तीने दिशाभूल करणाऱ्यांना पुढाऱ्यांवर कडक नजर ठेवली पाहिजे. समाजाची जीवनातील याच्या चळवळीवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. बाबासाहेबांनी दिलेली ती चेतावणी आताही तितकीच प्रासंगिक आहे. त्याकडे आम्ही लक्ष दिले पाहिजे. कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक रोपड़ जिले में हुआ. वे भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे. उन्होंने बहुजनों की राजनीतिक एकीकरण तथा SC/ST और OBC को एकत्रित कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया. मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी कर डिग्री ली और पुणे में डिफेंस अधिकारी के तौर पर लगे. उस समय सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध की जयंती की छुट्टी को बंद कर दिया. वहाँ अधिकतर कर्मचारी SC/ST समाज के थे, जिन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की. कांशीराम साहब उस समय वहाँ के चीफ थे. उन्होंने सभी कर्मचारियों को समझाया कि आंदोलन नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी नौकरियाँ भी जा सकती है. उस समय दिना भाना जो उस यूनियन के नेता थे, उन्होंने कांशीराम साहब से कहा कि आपको पता है उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया. दिना जी जानते थे कि कांशीराम साहब SC समाज के. उन्होंने कहा आप इस पोस्ट पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से ही आए हो. कांशीराम साहब सोच में पड़ गए कि पढ़ाई मैंने की, मेहनत से इस पोस्ट पर भी मैं ही आया, इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया. उसके बाद दिना भाना जी ने कांशीराम साहब को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक किताब दी. अगले दिन वह किताब पढ़ के कांशीराम साहब एकदम हैरान हो गए. उन्होंने और किताबें मांगी. फिर उन्हें पता चला कि मुंबई में उनकी किताबें एक लाइब्रेरी में रखी जाती है. कांशीराम साहब मुंबई आ गए. उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सभी किताबें पढ़ी. वे पागल से हो गए. फिर उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा कि मैं अब आपके लिए मर चुका हूँ. अब ना मेरा कोई बैंक अकाउंट होगा, ना ही कोई रिश्तेदार, और अब मैं शादी भी नहीं करूँगा. मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है और अब समाज ही मेरा रिश्तेदार रहेगा. फिर कांशीराम साहब ने प्लानिंग की. जितने भी लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से नौकरियां लगी है, उन्हें एकत्रित कर 6 दिसंबर, जो हमारे लिए बहुत दुख का दिन है, उस दिन सभी लोगों से कहा कि अपने कान पकड़ो और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से माफ़ी मांगो कि हम उनकी बात समझने में नाकाम हो गए. उसके बाद कांशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए बामसेफ की स्थापना की. उसके बाद 14 अप्रैल 1981 को कांशीराम साहब ने DS4 की भी स्थापना की. फिर कांशीराम साहब को जैसे जैसे लगने लगा कि अब जड़ें मजबूत होते जा रही है, फिर उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को BSP बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की. मैं फुले साहू अम्बेडकर व कांशीराम जी इनका मूवमेंट का कार्य करता हूँ. इस विद्यार्थी पर मैं कांशीराम जी का संदेश बताने वाला हूँ. कांशीराम जी ने पढ़ लिखे कर्मचारियों को संगठित करके अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा दिलाई. किसी जयकार करने किसी की जीतनी होती, जीतने के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी. किसी को कम किसी को ज़्यादा देना तो पड़ेगा ही, तब कहीं जाकर सार्वजनिक समाज के खिलाफ साधन इनकी विजय हो सकती है. इसलिए हमें कांशीराम साहब की बात माननी पड़ेगी और साधन निर्माण करने होंगी. अपने कमाई का कम से कम 20 इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने तो देना होगा. हम लोग देखते कि कांशीराम जी ने पहले अपनी सारी जमा पूंजी और फिर अपनी पूरी जिंदगी मूवमेंट के लिए अर्पण कर ली. हमारे महापुरुष आंदोलन कामयाब करने के लिए छोटे साधनों का भले परिणाम इस्तेमाल कर ले. अपना समय, पैसा और बुद्धि समाज के काम में लगाने होंगे. आज मैं आपको बाबा साहब के संदेश बताने वाला हूँ. बाबा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही संदेश दे सकता हूँ, वह कष्ट और अधिक कष्ट. सिवाय कष्ट के और कोई माध्यम नहीं हो सकता. और आपको निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ गाँवों में हमारे लोगों ने कष्ट उठाया और अभी उन लोगों को घोर कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है. हमें अपने काम और संकल्प से लगा रहना चाहिए और संगठित होने का निर्णय लेना चाहिए. इस देश में कष्ट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. बाबा साहब कहते हैं, धन्य है वे लोग
जो उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए प्रति जागरूक है, जिनके बीच वे पैदा हुए हैं। धन्य है वे लोग जो अपने प्रतिरोध के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिनों का पुष्प, अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति और अलंपाश देने की शपथ लेते हैं। धन्य है वे लोग जो कहते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे धूप हो या तूफान, चाहे अपमान मिले या सम्मान, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दलित बहुजन लोग पूर्ण रूप से अपने पौरुष को पूर्ण प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए हमें डरना नहीं है और इस कारवां को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना है। मानवतावादी महापुरुषांना अभिवादन करतो, तसेच सर्वांना जय भीम व छत्रपती शाहूजी महाराज यांच्या 150 जयंतीच्या निमित्ताने हार्दिक मंगलकामना। मित्रहो, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय संविधानाचे सलग 2 महिने ऑनलाईन क्लासेस होत असतात। या ऑनलाईन सभांमध्ये सामील होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच दिल्लीच्या एज्युकेशनल टूरसाठी प्रवेश मिळत असतो। हे सर्व विद्यार्थी आता इतके तरबेज आणि तयार झाले आहेत की ते 2-2 तासाचे कॅडर कॅम्प घेतात आणि अभ्यासपूर्वक चळवळ मांडतात। विषमतावादी व्यवस्थेवर मात करून मानवतावादी चळवळ पुढे चालविण्यासाठी नवीन पिढी तयार होत आहे। कहीं हम भूल न जाए या अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे 2 बॅचेस मागील सलग 2 वर्षे चलो दिल्ली की ओर या शीर्षकाखाली विद्यार्थ्यांचे एज्युकेशनल टूर यशस्वीरित्या घडून आणले आहेत। 35 विद्यार्थ्यांची पहिली बॅच मे 2022 व 45 विद्यार्थ्यांची दुसरी बॅच मे 2023 मध्ये गेल्या होत्या। यामध्ये विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपती भवन, भारतीय संसद, दलित प्रेरणास्थळे दाखवून या संस्था कशा कार्य करतात ती माहिती देण्यात आली। सदर एज्युकेशनल टूरला विद्यार्थ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला। आगामी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये सुद्धा दिल्लीच्या एज्युकेशनल टूर आयोजित होणार आहे। गुरुचंद्र ठाकूर यांना श्री श्री गुरुचंद्र ठाकूर म्हणून ओळखले जाते। 1846 ते 1937 हे भारतीय समाजसुधारक, अस्पृश्य लोकांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणारे समाजसुधारक होते। त्यांच्या वडील हरिचंद्र ठाकूर यांच्या मृत्यूनंतर ते हिंदुवांच्या मतुआ पंथाचे नेतृत्व ते करत होते। त्यांच्या भक्कम नेतृत्वाखाली 1872 मध्ये नमोशूद्र निषेध आंदोलन, ज्याला मतुआ चळवळ किंवा नमोशूद्र चळवळ म्हणून ओळखले जाते, ती त्यांनी सुरू केली। त्यांनी दलित समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक शाळा स्थापित केल्या। धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य पार पाडून त्यांनी जाती, विषमता, स्त्री पुरुष असमानता नष्ट करण्याचा उपदेश केला। मतुआ आंदोलन हे भारतीय उपखंडातील पहिला दलित उठावापैकी एक होता। गुरुचंद्र ठाकूर यांचे जन्म जिल्हा गोपालगंज, बंगाल प्रेसिडेन्सी इथे झाला। ते हरिचंद्र ठाकूर वडील शांतीदेवी आई यांचे पुत्र होते। त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पद्माविला या गावी दशरथ विश्वास यांच्या घरी झाले, तेव्हा ते अवघ्या 7 वर्षाचे होते। त्यांनी कोणत्याही शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला नाही, कारण त्यावेळी खालच्या जातीच्या लोकांना शिक्षणाचे अधिकार नव्हते। यामुळे त्यांना खूप दुःख झाले होते। त्यांनी 12 वर्ष अरेबी आणि पर्शियन भाषेचे अभ्यास केले। वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी सत्यभामादेवी यांच्याशी विवाह केला। समाज, धर्म, राजकारण, अर्थशास्त्र या विषयाचे त्यांनी शिक्षण घेतले। गुरुचंद्र ठाकूर यांनी 1872 ते 73च्या चांडल नमोशूद्र चळवळीत काम केले। उच्चवर्णीयांकडून होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध केला। 1873 मध्ये चांडल चळवळीत त्यांनी एक सामान्य संप केला। कोणत्याही उच्च मानलेल्या जातीचे सेवा न करायचे त्यांनी निर्णय घेतले। भारतीय उपखंडातील हा पहिला दलित ठराव ठरला। शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना समजले होते। मानवाचे कल्याण, समानता फक्त शिक्षण करू शकते हे त्यांनी जाणले होते। जातीहीन निर्णय करण्यासाठी शिक्षण ही प्राथमिक अट होती। त्या काळी खालच्या जातीच्या लोकांना शिक्षणाचे अधिकार नव्हते, हक्काची जाणीव नव्हती। सिद्धार्थ का जन्म शाक्य वंश में उत्तर भारत में नेपाल के पास स्थित कपिलवस्तु नगर में ईसा पूर्व 563 में हुआ था। उनका कुल नाम गौतम था। उनके पिता का नाम शुद्धधन था और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। उनकी शिक्षा एक राजकुमार के रूप में हुई थी। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल था। बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म इस किताब के परिचय में बुद्ध ने प्रवचन क्यों ग्रहण की, इस बारे में कहते हैं कि
परंपरागत यह माना जाता है कि बुद्ध ने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 21 वर्ष की थी। यदि इन 3 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है कि उन्होंने 21 वर्ष की आयु तक कभी भी किसी वृद्ध पुरुष, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो। यह जीवन की ऐसी घटना है जो रोज ही हजारों सैकड़ों घटती रहती है और सिद्धार्थ ने 21 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर भी खरी उतरते प्रेरित नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो इसका सही उत्तर क्या है? आइए जानते हैं। सिद्धार्थ 20 वर्ष के होने पर नियमों के अनुसार शाक्य संघ के सदस्य बन गए। संघ द्वारा रोहिणी नदी के पानी को पहले लेने की समस्या के समाधान के लिए कोल्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव का विरोध किया गया और कहा कि हम यह मामला शांति और अहिंसा से भी सुलझा सकते हैं। परंतु आखिर में युद्ध की घोषणा कर दी गई। शाक्य संघ के नियमों के अनुसार सिद्धार्थ को भी इस युद्ध में शामिल होना अनिवार्य था। क्योंकि सिद्धार्थ इसके विरुद्ध थे, उन्होंने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। चूंकि उन्होंने शाक्य संघ के नियमों का उल्लंघन किया है, तब उनके सामने शिक्षा के तौर पर प्रस्ताव रखे गए। उनमें पहला, एक तो वह युद्ध में शामिल हो जाए, दूसरा देश त्याग अथवा फांसी की शिक्षा होगी और तीसरा उनके परिवार वालों की ज़मीनें जब्त कर ली जाएंगी तथा उन पर सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि गलती मेरी है तो शिक्षा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, यह कहते हुए सिद्धार्थ ने देश त्याग अथवा फांसी की शिक्षा का स्वीकार किया, जिनमें से संघ ने उन्हें देश त्याग की शिक्षा दी। उसी अनुसार सिद्धार्थ ने देश त्याग दिया और प्रवज्ञा ली। मी आज शाहू महाराजांच्या सामाजिक कार्यावर बोलणार आहे। बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रचार घडवून आणण्याच्या कार्याला त्यांनी अग्रक्रम दिला। त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे कोल्हापुरातील निरनिराळ्या जाती धर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह स्थापन करणे होय। 1901 मध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना करण्यात आली। बहुजन समाजातील गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना शिकण्यास प्रोत्साहन देण्याचे धोरण शाहू महाराजांनी ठेवले होते। 1911 मध्ये त्यांनी एक जाहीरनामा काढून 15% विद्यार्थ्यांना नादारी देण्याची घोषणा केली। त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यासंबंधी आदेश काढले। संदर्भात बोलताना शाहू महाराज असे म्हणतात, शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही असे इतिहास सांगते, म्हणून आपल्या देशाला सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची अत्यंत गरज आहे। अस्पृश्य विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून 1907 मध्ये महाराजांनी त्यांच्यासाठी कोल्हापुरात मिस क्लार्क बोर्डिंग या नावाचे वसतिगृह उभारले। अस्पृश्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याकरिता त्यांना प्रथमतः आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे करणे गरजेचे आहे याची महाराजांना जाणीव होती। अस्पृश्यांना स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्यास महाराजांनी मदत व प्रेरणा दिली। अस्पृश्यांना मानाने जगता यावे यासाठी त्यांनी अस्पृश्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या। आपल्या राज्यात अस्पृश्यता पाळली जाऊ नये याकरिता महाराजांनी अनेक कायदे केले। भारत में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम क्रांति का आह्वान करने वाले एकमात्र गौतम बुद्ध थे। बाबा साहब गौतम बुद्ध के जीवन के संबंध में कुछ समस्याओं के बारे में हमें बताते हैं। पहली समस्या गौतम बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्ञा के संबंध में है। दूसरी समस्या 4 आर्य सत्य के से ही उत्पन्न होती है। तीसरी समस्या आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को लेकर है और चौथी समस्या भिक्षुओं को लेकर है।
गौतम बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की, इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। प्रथम समाज सुधारक और उनमें सबसे महानतम गौतम बुद्ध थे। समाज सुधार का इतिहास ही बुद्ध से शुरू होता है और कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियां बताए बिना अधूरा रहेगा। गौतम बुद्ध ने उस समय प्रचलित वर्ण व्यवस्था तथा उसके प्रभाव से उत्पन्न ऊंच नीच की भावना पर बहुत तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के पोषक ब्राह्मणों को चुनौती दी कि जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न ही शूद्र। सब मानव एक समान है, हर एक अपने कर्मों से छोटा बड़ा बनता है। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए महाउपदेश किया था कि मेरे भिक्षुओं, जाओ घूम घूम कर बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, अर्थात अधिक से अधिक जन समूह के हित और सुख प्राप्ति के लिए प्रचार करो। मानव मात्र को मानव मात्र के सुख और हित के लिए उपदेश दो। गौतम बुद्ध का धम्म मध्यम मार्ग धम्म कहलाता है, जहाँ प्राणी मात्र पर करुणा सिखलाते हैं, किंतु निंदित जीवों की हत्या को हिंसा न मानकर बहुत से निरीह प्राणियों को जीवन की रक्षा करना सिखलाया जाता है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय चुनाव में सरकार के विरुद्ध लड़ो और जीतो। जब साल 1991 में भारत की सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारत में निजीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण स्वीकारा गया, जिसके तहत फिर सरकारी महकमों का भी बड़े पैमाने पर निजीकरण होना था, जिसका सीधा प्रभाव फिर बहुजन समाज के आरक्षित नौकरियों पर होने वाला था। तो किसी कार्यकर्ता ने कांशीराम जी से कहा कि साहब, हमें इसके खिलाफ सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए। तो कांशीराम जी ने उससे पूछा कि कभी इस देश में राष्ट्रीयकरण भी हुआ है? हाँ, तो उन्होंने बताया, हाँ, साल 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और फिर साल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ही निजीकरण या राष्ट्रीयकरण कर सकती है। तो जब दोनों की चीज़ें सिर्फ सरकार ही कर सकती है, तो सरकार का विरोध करने की बजाय, शक्ति खर्च करने की बजाय, हमें अपनी शक्ति सरकार को बनाने में क्यों ना खर्च करें, और जो चाहे पॉलिसी हम स्वीकार कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। 24 सितंबर 1944 को बाबा साहब ने हमें कहा था कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है, और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। बाबासाहेबांना लहानपणीपासूनच अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले होते। त्यांना अस्पृश्यता इतकी भयानक होती की त्यांना वर्गातही बसू दिलं नाही, वर्गाच्या बाहेर बसून त्यांना अभ्यास करावा लागायचा। आणि बाबासाहेबांच्या जीवनातले पहिले संघर्ष, पहिला सत्याग्रह म्हणजे 14 जाडेचा सत्याग्रह। हा सत्याग्रह, या सत्याग्रहामध्ये बाबासाहेब म्हणतात की हा सत्याग्रह फक्त पाणी पिण्याकरिता नाही, तर हे सिद्ध करण्याकरिता आहे की इतरांप्रमाणे आम्हीही माणसे आहोत। कारण की त्यावेळेस अस्पृश्यता खूप मोठ्या प्रमाणात पाडली जायची, तर अस्पृश्यांनी जर पाण्याला स्पर्श केला तर त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार केला जात होता। बाबासाहेब अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणतात, तुम्ही शूरवीरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे। भीमा कोरेगावला जाऊन बघा, तेथील विजयस्तंभावर तुमच्या पूर्वजांची नावे कोरली आहे, तो पुरावा आहे। तुम्ही भेड बकरीची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात। 25 डिसेंबर 1927ला बाबासाहेबांनी मनुस्मृतीचे दहन केले। मनुस्मृतीमध्ये शूद्रांसाठी अतिशय कठोर कायदे करण्यात आले होते। शूद्रांना नवीन कपडे घालण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांना मळकट फाटले कपडे घालावे लागत होते, त्यांना उष्टे अन्न खावं लागत होतं, त्यांना धनसंचयाचा अधिकार नव्हता। जर त्यांनी धनसंचय केला तर ब्राह्मण त्यांना शिक्षा देत होते। एखादा शूद्र जर ब्राह्मणाला अपशब्द बोलला तर त्याची जीभ कापून टाकली जायची, आणि हेच काम जर क्षत्रिय आणि वैश्यांनी केलं तर त्यांना दंड देण्यात यायचा। महिलांसाठी सुद्धा असेच कायदे त्या मनुस्मृतीमध्ये करण्यात आले होते।
स्त्रीने लहानपणी तिच्या वडिलांच्या घरी राहायचं. लग्नानंतर पतीच्या घरी, पतीचं निधन झाल्यानंतर मुलाच्या कृपेवर राहायचं. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महिलेला स्वतंत्र असू नये असा मनुस्मृतीमध्ये बाबासाहेबांनी 25 डिसेंबर 1927ला दहन केलं. अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश नव्हता, तर 2 मार्च 1930ला नाशिकच्या खाडाराम मंदिरचा प्रवेशसाठी सत्याग्रह केला. शाहू महाराज मराठा के, भोसले राजवंश के राजा और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा थे. उन्हें एक वास्तविक लोकतंत्र और समाज सुधारक माना जाता था. कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराज वह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य मणि थे. उनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागाल गांव में एक घाटकेशाही मराठा परिवार में 26 जून 1874 में हुआ था. उनके पिता का नाम जयसिंहराव घाटके और माता का नाम राधाबाई था. जयसिंहराव घाटके गांव के प्रमुख थे, जबकि उनकी पत्नी राधाबाई मुधोल शाही से संबंधित थी. नौजवान यशवंतराव ने अपनी मां को खो दिया जब वह केवल 3 साल के थे. 10 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा उनके पिता द्वारा पर्यवेक्षित की गई. उस वर्ष उन्हें कोल्हापुर की रियासत के राज्य के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनंदीबाई ने अपनाया था. उस समय के नियमों के अनुसार बच्चों को अपने नस में भोसले राजवंश का खून होना चाहिए. यशवंतराव की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने एक अनोखा मामला प्रस्तुत किया. उन्होंने राजकुमार कॉलेज राजकोट में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधित्व सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासनिक मामलों में सबक ले लिए. 1879 में उम्र के आने के बाद वह सिंहासन पर चढ़ गए. इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक राज्यशीय परिषद ने राज्य मामलों का ख्याल रखा. अपने प्रवेश के दौरान यशवंतराव का नाम छत्रपति शाहू महाराज रखा गया. छत्रपति शाहू महाराज ऊंचाई में 5 फीट 9 इंच से भी अधिक थे और एक शाही और राजसी उपस्थित प्रदर्शित किया था. कुश्ती अपने पसंदीदा खेलों में से एक थी और उन्होंने अपने पूरे शासन में इस खेल का संरक्षण किया. 1890 में बड़ौदा के एक महान व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खान विलाकर से उनका विवाह हुआ. छत्रपति शाहू महाराज भारत के सच्चे प्रधानवादी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं. वे कोल्हापुर के इतिहास के रूप में एक अमूल्य मणि है. छत्रपति शाहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित शोषित वर्ग को कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाई रखी. Gopal Baba Valankar was born into a family of Mahar caste around 1840 in Raudul, near Mahar, which is now Raigad district, Maharashtra. He was related to Ramabai, who in 1906 married the polymathic social reformer Dr. B.R. Ambedkar. In 1886, after serving in the army, he settled at Dapoli and got influenced by another social reformer, Jyotiba Phule. Thus, being in a link between two of the most significant reform families of the period, Valankar was appointed at the local Taluka board of Mahar in 1895, which displeased the members of upper caste and caused considerable debate in newspapers. Gopal Valankar is an early example of an activist working to release the untouchable people of India from the socio-economic oppression and is generally considered to be the pioneer of that movement. He developed racial theory to explain their oppression and also published the monthly journal Vital Vidvansak, targeted the Brahmanical orthodoxy. The Aryan invasion theory was in vogue in this time. Valankar extended Phule's version of racial theory that the untouchable people of India were the indigenous people and that the Brahmin people were descended from the Aryans who had invaded the country. Valankar started publishing the monthly journal Vital Vidvansak, Destroyer of Brahmins or Ceremonial Pollution, which was the first to have the untouchable people as its target audience. He also wrote articles for Marathi language newspaper such as Sudarak and Dinbandhu, as well as composing couplets in Marathi that were intended to inspire people. Having read Hindu religious texts, he concluded that the caste was contrived by the Aryan invader to control the Ana-Aryan indigenous people. In 1889, he published the monthly journal Vital Vidvansak
annihilation of Brahmanical or ceremonial pollution, which protested the position of untouchables in society and raised consciousness regarding what those people should expect. ईवी रामास्वामी नायकर इनका जन्म 17 सितंबर 1879 में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और माता का नाम चीनाबाई अमल था। पाठशाला के विषमतावादी अध्यापकों से उपकर उन्होंने 11 वर्ष की आयु में पाठशाला छोड़ दी। रामास्वामी नायकर ने वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया। 1925 में मद्रास प्रांत कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था। पेरियर को उस अधिवेशन में प्रस्ताव पेश करना था। पेरियर को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं मिली। शमी देवी जिला तोरणवेली में प्राचीन भक्ति गुरुकुलम की स्थापना की गई। इसमें रहकर छात्रों को शिक्षा प्राप्त करना था। इस संस्था में 10,000 रुपये कांग्रेस देती थी और देश के राजे महाराजे दान देते थे। इस पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इस गुरुकुलम में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के साथ रहन सहन खान पान में भेदभाव किया जाता था। जब पेरियर कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने इनका विरोध किया। पेरियर ने कांग्रेस त्यागपत्र देने के बाद जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। 1936 में जस्टिस पार्टी चुनाव लड़ी तो पूरी तरह से हार गई। पेरियर को जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। पेरियर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन का नाम समय समय बदलता रहा। आत्मसम्मान से साउथ इंडियन लेबर फेडरेशन, फिर जस्टिस पार्टी, अंत में देवेंद्र मुन्नेत्रा कैज़गम नाम पड़ा। देवेंद्र मुन्नेत्रा कैज़गम नाम आंदोलन का एक ही लक्ष्य है कि इस निकम्बी वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण लोग उच्च नीच जातियों में बांट दिया गया। पेरियर आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। उनका आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो गुरु रविदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन सन 1398 को हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। उनका जन्म ऐसे विकट समय पर हुआ था जब समाज में घोर अंधविश्वास, कुप्रथा, अन्याय और अत्याचार का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उस समय समाज में धार्मिकता का पगड़ा था। उच्च वर्गीय समाज के लोग निम्न जातियों के लोगों पर शोषण किया करते थे। इसी भेदभाव के कारण उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना शुरू किए। गुरु रविदास जी एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उनका जन्म गुरु रविदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन छुआछूत और कुरीतियों का विरोध किया और समाज में फैली तमाम बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन कुरीतियों के खिलाफ निरंतर कार्य करते रहे। गुरु रविदास जी शिक्षित नहीं थे क्योंकि उस समय समाज में शूद्रों और दलितों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने साधु, संत और हिंदुओं के संपर्क में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणी व्यवस्था में व्रत, पूजा, रामायण, महाभारत की कथा, मंदिर जैसे कर्मकांडों की जानकारी गुरु रविदास जी ने प्राप्त की थी और वे ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्था के घोर विरोधी थे। गुरु रविदास जी जाति के कारण किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। वह जाति को बुराइयों की जड़ मानते थे। गुरु रविदास जी को एक ऐसा राज्य चाहिए था जहाँ पे सभी को एक समान माना जाए और सभी को समान अधिकार मिले। गुरु रविदास जी ने अपने राज्य में सभी लोगों के लिए नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार सुनिश्चित किए थे और अपना संपूर्ण जीवन दलित और शोषितों के लिए कार्य किए और अपना संपूर्ण आयुष्य समाज कार्य में व्यतीत किया है। गुरु रविदास जी को एक ऐसा भी राज्य चाहिए था जहाँ पे सभी को अन्न मिलता रहे, क्योंकि जब कोई गरीब को रोटी नहीं मिलती थी तब गुरु रविदास जी को बहुत दुख होता था। इसीलिए वह कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सभी सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंसोबत लढणाऱ्या पहिला मुस्लिम शिक्षिका आणि समाज सुधारक म्हणजेच फातिमा शेख। फातिमा शेख यांचा जन्म 9 जानेवारी 1831 मध्ये पुण्यात झाला।
फातिमाजींनी सावित्रीबाईंच्या खांद्याला खांदा लावून पहिली मुलींची शाळा काढण्यात व ती उभारण्यात यशस्वीरित्या चालवण्यात मोलाचे योगदान दिले. ज्या काळात स्त्रियांनाही शिक्षण देण्याची कल्पनाच नव्हती, महिलांना घराच्या बाहेर पडू देत नव्हते, अशा वेळी फातिमा शेख आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मिळून दलित, मुस्लिम, स्त्रिया आणि बालके, मग ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत, त्यांना शिक्षण देण्याचं कार्य केलं. या योगदानासाठीच फातिमा शेख ह्या आधुनिक भारतातील पहिल्या महिला मुस्लिम शिक्षिका बनल्या. फातिमा शेख यांनी ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना अशा वेळी पाठिंबा दिला ज्यावेळी कट्टरवाद्यांना त्यांची महिलांना शिक्षित करण्याची मोहीम आवडली नाही. त्यामुळे दोघांनाही घराबाहेर काढण्यात आले होते. अशा वेळी फातिमाजींनी ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंना आपल्या घरात राहण्यासाठी जागा दिली. घरातच नव्हे तर मुलींच्या शिक्षणासाठी पुण्यात शाळा उघडण्यासाठी सुद्धा जागा दिली. त्यावेळी शूद्रांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत फातिमा शेख केवळ शाळेतच शिकवत नसत तर प्रत्येक घरोघरी जाऊन मुलींना शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगून शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त करत होत्या. सावित्रीबाई फुले यांनी स्थापन केलेल्या 5ही शाळेमध्ये त्यांनी शिक्षणाच्या प्रसाराचे कार्य केले. त्यांनी कधीही कोणत्याही मुलामध्ये धर्माजातीच्या आधारे फूट पाडली नाही. प्रत्येक धर्माच्या मुलांना आपुलकीने शिकवण्याचे कौतुकास्पद काम केले. फातिमा शेख यांनी घरोघरी जाऊन वंचित, शोषित समाजातील दलितांना स्वदेशी ग्रंथालयांमध्ये शिकण्यासाठी आणि भारतीय जाती व्यवस्थेच्या कठोरतेपासून वाचण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांना कट्टरपंथीयांच्या प्रतिकाराला सामोरे जावे लागले, पण फातिमाजी स्त्री शिक्षणासाठी लढण्यात कधीच मागे हटल्या नाही. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पहिले वाचनालय सुरू केले, ते देखील फातिमा शेख यांच्याच घरी. फातिमा शेख सत्यशोधक समाजाच्या चॅम्पियन होत्या, ज्याची सुरुवात महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी दलित समुदायांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी समानतेची चळवळ म्हणून केली होती. आज आपल्याला फार कमी इतिहास माहिती आहे, म्हणूनच शिक्षण ही काळाची गरज आहे. अंधविश्वास, अज्ञान, शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले, समाज के व्यापक जाति व्यवस्था को खत्म करने की इच्छा रखने वाले, शोषितों, पीड़ितों को झकझोर कर उनमें आशा और विश्वास का प्रदीप प्रज्वलित करने वाले लल्ले सिंह यादव, इनका पीड़ित समाज में नाम सम्मान से लिया जाता है. लल्ले सिंह यादव, इनका जन्म 1 सितंबर 1911 में काठारा रेलवे स्टेशन, झिझक जिला, कानपुर देहात में हुआ. उनके पिता का नाम चौधरी गुज्जू सिंह यादव तथा माता का नाम मूला देवी था. चौधरी गुज्जू सिंह यादव निर्भीक थे, जिनका प्रभाव लल्ले सिंह यादव इन पर भी पड़ा. 1926 में हिंदी मिडल तथा 1928 में उर्दू मिडल तत्कालीन 7वीं पास की. भीकमा चंद्र महामंत्री सिटी कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में नॉन गैजेट मुलाजिमान पुलिस एवं आर्मी संघ की स्थापना ग्वालियर राज्य में हुई. इसके अध्यक्ष लल्ले सिंह यादव को बनाया गया. इनकी मांगें खुलकर सामने आने लगी. शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को दिया गया. 29 मार्च 1947 में फौजी बगावत के जुर्म में लल्ले सिंह यादव और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया. लल्ले सिंह यादव और उनके साथियों को कैद की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने कैदी सभा बना ली. कैद में होने वाली दिक्कतों का उन्होंने विरोध किया और हड़ताल कराई. लल्ले सिंह ने पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क कर रामायण और ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवादन छपाने की अनुमति ले ली और हिंदी में सच्ची रामायण नाम से यह पुस्तक छपी. पुस्तक छपते ही हिंदुओं द्वारा इसका विरोध किया गया. वह पुस्तक राम के पुतलों को सरेआम अपमानित करती थी. उत्तर प्रदेश में विरोध देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया. हाई कोर्ट में इस पर मुकदमा चला. 3 जजों की बेंच में यह मुकदमा पेश हुआ. 19 जनवरी 1937 में लल्ले सिंह यादव मुकदमा जीत गए. सच्ची रामायण से प्रतिबंध हट गया. लल्ले सिंह का ध्यान साहित्य प्रचार पर अधिक था. सच्ची रामायण के बाद वे डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य पर विशेष ध्यान देने लगे. लल्ले सिंह जी ने अधिक प्रयासों से अशोक पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकें और बौद्ध धर्म की पुस्तकें उपलब्ध है. रिपब्लिकन पार्टी में जाने के बाद
उन्होंने सन 1967 में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वे उसके प्रचार प्रसार में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। लले सिंह जी जातिवाद के घोर विरोधी थे। वह कहते थे, जब बौद्ध ही जातिवाद का विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो जातिवादी है वो बौद्ध कैसे होगा? बाबासाहेब 9 मार्च 1924 मुंबई येथे म्हणतात की भारतामध्ये शोषितांची समस्या म्हणजे प्रचंड हिमालय आहे. या हिमालयाशी टकरा मारून मी माझे डोके फोडून घेणार आहे. हिमालय कोसळला नाही तरी माझे रक्तबंबाळ डोके पाहून 7 कोटी शोषित लोक तो हिमालय जमीनदोस्त करण्यास एका पायावर तयार होतील व त्यासाठी प्राण अर्पण करतील. हे तुम्ही पक्के ध्यानात ठेवा. बाबासाहेबांची लेकरे म्हणून आपली ही जबाबदारी आहे की आपण बाबासाहेबांना अपेक्षित कार्य करावे. थोर स्वातंत्र्य सेनानी, अहिंसा योद्धा, समाजसुधारक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक नेत्याचे जीवन म्हणजे बिरसा यांचे जीवन होय. बिरसा यांनी मुंडा आणि ओराव जमातीचे एकत्रीकरण आणि शेवट सरकारच्या विरोधात उलगुलान क्रांती सुरू करून आदिवासी जातींना मार्गदर्शन केले. बिरसांचा जन्म झारखंड राज्यातील समुद्र रांची जिल्ह्यातील तामर पोलीस स्टेशन अंतर्गत चालकड गावात 15 नोव्हेंबर 1875च्या रात्री सुगनाथ कर्मित दाम्पतीच्या झोपडीत झाला. त्यांचा जन्म गुरुवारी झाला म्हणून त्यांचे नाव बिरसा मुंडा ठेवण्यात आले. बिरसांचा जन्म अशा वेळी झाला ज्यावेळी ब्रिटिश राज्यातील निष्ठावंत जागीरदार, जमीनदार, स्वकार आणि कॉन्ट्रॅक्टर आदिवासी शोषण शिंगेला पोहोचले होते. ब्रिटिश राजवट प्रस्थापित झाल्यावर रांचीच्या काही भागात जमीनदारांची सत्ता मजबूत झाली. ज्या जमिनीवर त्यांनी झुडपे साफ करून लागवडीयोग्य जमीन तयार केल्या होत्या त्यावर मुंडे शेती करायचे. जमीनदार ती जमीन हिसकावून घेत असतात. मुंडांनी त्यांची जमीन परत घेण्यासाठी लढा दिला पण त्यांना यश आले नाही. इसवी सन 1869 मध्ये इंग्रजांनी मुंडांना शांत करण्यासाठी कार्य केले की गावातील भुईहारांना जमीन आदिवासींना परत कराव्या लागतील. पण जमीनदारांनी जमीन परत केला नाहीत. आदिवासी आयुक्तांकडे अर्ज केला मात्र जमीनदारांच्या प्रभावामुळे ते काही करू शकले नाहीत. कॅथोलिक चर्चच्या फांद्यांमुळे हॉर्न आणि ओरावला पाठिंबा दिला मात्र जागीरदाराकडून जमीन परत मिळवण्यास नसल्याचे आयुक्तीकरण सांगितले. तुम्ही लोक मिशनचे काम करा. त्यामुळे मिशन आणि इंग्रजाविरुद्ध रोष निर्माण झाला. आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन लोक आदिवासींचे शोषण करत असताना त्यांचा लक्ष केला. त्यामुळे त्यांनी या गोष्टीचा प्रतिकरण केला आणि लोकांना अंधश्रद्धेपासून दूर राहण्यास सांगितले. त्यांनी आदिवासींवर औषधोपचार सुरू केले. बिरसांची राजकीय कार्य 1894 पासून 95 मध्ये सुरू झाले. ते पाणी, जंगल आणि जमीन यासाठी लढत राहिले. कांशीराम साहब ने DRDO में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया. उसी दौरान जब उन्होंने दीना भाना को केस लड़ने में मदद की तब DRDO की मैनेजमेंट को पता चल गया था. तब DRDO के डायरेक्टर्स ने उन्हें बुलाया और कहा डॉक्टर अंबेडकर बदमाश थे क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया है. ये शब्द सुनते ही कांशीराम साहब ने उन्हें सीधे शब्दों में ललकारा कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. मुझे आपकी PhD की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अपनी BSc की डिग्री भी छोड़ सकता हूँ. परंतु मैं बाबा साहब जी के विरुद्ध में कुछ भी नहीं सुनना चाहता. इसके पश्चात ही उन्होंने 1964 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहुजन समाज की मुक्ति के लिए कार्य करने का फैसला किया. कांशीराम साहब ने कई साल तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए काम किया, लेकिन RPI ने कांग्रेस से 521 सीट में से सिर्फ एक सीट के लिए समझौता किया. तब कांशीराम साहब ने RPI का काम छोड़ दिया. उन्हें यह एहसास हुआ कि दलित समुदाय को इस पार्टी के माध्यम से एकजुट नहीं कर सकते. कांशीराम जी ने बाबा साहब के उपरोक्त कदम को बहुत गंभीरता से लिया. कांशीराम जी ने देखा कि आरक्षण की सुविधा से देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
26 लाख अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। उनकी समस्याओं का समाधान न होने और मौके बेमौके अपमानित होने से उनमें भी असंतोष व्याप्त है। दलित जाति के कर्मचारियों के साथ दलित जाति के छात्रों के साथ भी भेदभाव का बर्ताव था। मौखिक परीक्षा में जानबूझकर कम अंक दिए जाते थे, जिससे वह मेरिट में नहीं आ पाते थे। इनमें दलित अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के लड़के भी थे। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए कांशीराम ने बामसेफ नामक संगठन बनाना तय किया। इस संगठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों का भी जोड़ना तय किया, क्योंकि शूद्र जातियाँ जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख कर्मचारी भी भेदभाव का शिकार थे। कांशीराम ने देखा कि 26 लाख अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों, कर्मचारियों को 10,000 करोड़ रुपए वेतन मिलते हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि जागृति के कारण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और समाज के कार्य के लिए इनसे 10 करोड़ रुपया वसूल किया जा सकता है। इस स्थिति को देखकर कांशीराम ने बामसेफ नामक एक गैर राजनीतिक और साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन बनाने के लिए 6 दिसंबर 1973 को नई दिल्ली में कुछ प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें पूना और दिल्ली के कुछ लोग 5 दिन के लिए मुंबई में इकट्ठे हुए। इनमें D.K. खापर्डे और दीना भाना वाल्मीकि भी थे। इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था बनी। इसमें अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और बामसेफ में आने वाले कर्मचारी भाग लेने लगे। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के वोट क्लब मैदान में एक विशाल रैली हुई, जिसमें बामसेफ की स्थापना हुई और कांशीराम उसके अध्यक्ष बनाए गए। माता रमाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम भीखू धुतरे और माँ का नाम रुक्मणी था। वह वनन गांव के रहवासी थे। वह गरीब थे लेकिन स्वाभिमान और आचरणशील थे, जिसके कारण उनके घर में सुख शांति रहती थी। उनके माता पिता मूल मजदूरी करते थे और अपना घर चलाते थे। माता रमाई उनका जो बचपन है वो काफ़ी सुख शांति में जा रहा था कि अचानक से उनके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा, और वह है उनके माता पिता की मृत्यु। छोटी सी उम्र में माता रमाई के ऊपर अपने बहन भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। वैसे माता रमाई काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। उनके माता पिता के गुजरने के बाद उनके मामा ने उनकी देखभाल की और उनकी जिम्मेदारी ली, और कुछ दिनों बाद ही माता रमाई की शादी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ हो गई। तब माता रमाई 9 साल की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने पत्नी का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। वह अपने पत्नी को रामू प्यार से रामू करके बुलाते थे। माता रमाई के ससुराल में उनका काफ़ी लाड़ प्यार होता था उनके अच्छे स्वभाव के कारण। वैसे माता रमाई शिक्षित नहीं थी, बस सुसंस्कृत थी। माता रमाई ने सभी का दिल जीत लिया था अपने अच्छे स्वभाव के कारण। एक बार माता रमाई की पंढरपुर जाने की इच्छा हुई, तो माता रमाई अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बाबा साहब को बोले कि साहब, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि आप मुझे पंढरपुर की यात्रा कराएं। तब बाबा साहब ने उनसे कहा कि रामू, ऐसे पंढरपुर जाने में क्या फ़ायदा जहाँ हमारे साथ जानवर जैसा अत्याचार किया जा रहा हो, हमें मंदिर में जाने से रोका जा रहा हो। ऐसे मंदिर में हम क्यों जाए? इससे अच्छा मैं तुम्हें घर में ही पंढरपुर बना देता हूँ। माता रमाई समझदार होने के कारण वह बाबा साहब की बातें समझ गई और उन्होंने पंढरपुर जाने की जिद तोड़ दी और वह नहीं गई। लेकिन आजकल समाज में हमें ऐसा नज़र आता है कि लोगों को सब कुछ पता रहने के बाद भी लोग अपने घर में 36 कोटि देवी देवता रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और घर के लोगों के साथ इंसान समान व्यवहार ही नहीं करते। तो हमें यहाँ से यह सीख लेना चाहिए कि हर इंसान को इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। संत नारायण गुरु यांचा जन्म 20 ऑक्टोबर 1856 रोजी केरळ येथील तिरुवनंतपुरम या ठिकाणी झाला। त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण चिंपाझंती मुथापिल्लई यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुकुलात झाले। या दरम्यान ते 15 वर्षाचे असताना त्यांच्या आईचे निधन झाले। वयाच्या 21व्या वर्षी त्यांचे लग्न कलियम्मा यांच्याशी झाले, पण त्यांचे मन फारशा संसारात रमले नाही। नारायण गुरु यांचा जन्म एझावा समाजात झाला होता, तो त्यावेळेसचा हिंदू सामाजिक उतरंडीत सर्वात खालची जात समजली जायची, पण अशा या अन्यायाविरुद्ध लढणारे ते क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व होते। नारायण गुरु म्हणतात, ओरू जाती ओरू मदम ओरू देवन मनुष्यन, अर्थात एक जाती, एक धर्म आणि एक ईश्वर।
जातीवरून विभागलेल्या सामाजिक भेदभावाविरुद्ध त्यांनी लढले आणि त्यांनी बहुजनांच्या स्थितीसाठी आवाज उठवला. सर्व मानव समान आहेत आणि त्यांची धार्मिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असो त्यांना समान मानले पाहिजे या विचारावर त्यांनी जोर दिला. संत नारायण गुरु यांचा प्रखर विश्वास होता की स्वतःला अज्ञानातून मुक्त करण्यासाठी आणि वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी शिक्षण ही एक गुरुकिल्ली आहे. म्हणून त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालय अशा शैक्षणिक संस्थांची स्थापना केली. संत नारायण गुरु यांनी कलावंतकोट मंदिरात मूर्तीऐवजी आरशांचा वापर केला, जो प्रत्येक व्यक्तीमधला परमात्मा वास करतो हे त्यांच्या शिकवणीचे प्रतीक होते. नारायण गुरु हे वायकम सत्याग्रहामध्ये अग्रणी होते. त्रावणकोर संस्थानातील बहुतेक मंदिरामध्ये अस्पृश्य जातींना आणि एजावा जातींच्या लोकांना मंदिरात प्रवेशच नव्हे तर मंदिराच्या अवतीभोवतीचे रस्ते वापरण्याची सुद्धा परवानगी नव्हती. या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी एजावा काँग्रेस नेते आणि नारायण गुरु व त्यांच्या अनुयायांनी योजना केली. या सत्याग्रहात त्यांनी मंदिराच्या अवतीभोवतीचे रस्ते वापरण्याच्या अधिकाराची मागणी केली. या सत्याग्रहानंतर वायकम मंदिराकडे जाणारे उत्तर, दक्षिण व पश्चिम रस्ते खुले करण्यात आले, पण अजूनही मंदिरात जाण्याकडीचे पूर्वेकडील रस्ते उघडण्यात त्यांनी मनाई केली. या तडजोडीवर पेरियार E.V. रामास्वामी नाईकर आणि इतर काहींनी टीका केला. केवळ 1936मध्ये मंदिराकडे पूर्वेकडे जाणाऱ्याचे रस्ते उघडण्यात आले आणि बहुजनांना मंदिरात जाण्याची परवानगी सुद्धा मिळाली. अशा प्रकारे केरळमध्ये अहिंसक सार्वजनिक निषेधाची पद्धत वापरण्यात आली. सगळ्यात पहिले आणि महत्त्वाचं म्हणजे बाबासाहेबांच्या क्रांती आणि प्रतिक्रांती या पुस्तकामध्ये बाबासाहेब सांगतात की बुद्धाचा इतिहास सांगितल्याशिवाय हा इतिहास अधुरा आहे आणि बुद्ध हे सर्वात पहिले क्रांतिकारी महापुरुष होत असं बाबासाहेब आपल्या क्रांती आणि प्रतिक्रांती या पुस्तकात सांगतात. आणि जो बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हे आपल्या सगळ्या महिला आपल्या विहारांमध्ये वेगवेगळ्या विहारांमध्ये ते वाचत असतात, बऱ्याचशा महिलांबरोबर ते वाचत असतात. त्यामध्ये सुद्धा बाबासाहेबांनी पहिलेच जे प्रस्तावना असते त्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितलेलं आहे की 3 पुस्तकं आपण फार महत्त्वाची आहेत ती वाचली पाहिजे. पहिलं म्हणजे क्रांती आणि प्रतिक्रांती, दुसरा म्हणजे बुद्ध अँड कार्ल मार्क्स आणि तिसरामध्ये म्हणजे बुद्ध अँड हिज धम्म. तर हे 3 पुस्तकांपैकी बाबासाहेब इतिहास जे आहे ते क्रांती आणि प्रतिक्रांती या पुस्तकामध्ये मांडतात. तर आपण बघू शकतो की त्यामध्ये आपल्याला आधुनिक काळापासून जर आपण पाहिलं, आधुनिक काळापासून फुल्यांपासून आज आपल्याला जे काही मिळत आहे आपण वारंवार सांगत असतो. आणि इतिहास सांगण्याची गरज काय, कारण महापुरुष आपल्याला सांगतात म्हणूनच आपल्याला ते सांगण्याची गरज आहे. आणि त्यामुळेच आज ही जे परिवर्तन आपण बघू शकतो आहे ते वारंवार 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 आपल्या महापुरुषाची माहिती सांगण्याने हे सगळी प्रेरणा मिळत असते आणि म्हणून ती आपण सांगत असतो. आज महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं जेव्हाही आपण सांगतो आपल्या गुलामगिरीच्या ज्या बेड्या होत्या ती सगळ्यात पहिली बेडी म्हणजे शिक्षणाची बेडी. आणि हे सांगत असताना नेहमीच आठवते की आपल्याला जर शिक्षण घेताही येत नव्हतं तर देणं फार दूरची गोष्ट होती. आपण विद्वान, पंडित किंवा टीचर हे सगळं बनू शकत नव्हतो, अशी आपली परिस्थिती होती. पण आपल्याला शाळा म्हणजे शाळाही नव्हती जिथे आपण बसावं, जिथे आपण शिकावं अशी जागासुद्धा आपल्याला अवेलेबल नव्हती. आणि ते सगळं मिळवून देण्याचं काम आधुनिक काळामध्ये जर कोणी केलं असेल तर ते महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्याने केलेलं आहे. आपल्या इतिहासामध्ये त्यांची नोंद आहे. पण आज जर जे काही चित्र आपण बघतो, जर आपण आपल्या काही महिलांना, ज्या काही मैत्रिणी असतील आसपास जवळपास राहणाऱ्या, त्यांना जर विचारलं की बाई तू कशी काय शिकली ग, कसं काय तुझं शिक्षण झालं, आणि आज नाही का मोठ्या मोठ्या पदांवर आज महिला आहेत, खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. पण त्यांना जर विचारलं की तू कशी काय शिकली, तुला कसं शिक्षण मिळालं, तर त्यासुद्धा सांगतात की बाई मी खूप मेहनत केली, खूप काही मेहनत केली. आणि शिकणाऱ्याच नाही, त्यापूर्वीच्याही ज्या महिला आहेत, ज्या आपण नाही का आपण आपले म्हणजे पहिलेचे जे काळ आहे त्याच्यातल्या जर बोलू तर त्याही म्हणतील की मी खूप मेहनत केलेली आहे आणि एवढी मेहनत केली म्हणून मला आज हे सगळं मिळालेलं आहे. तेच आपण कम्पेअर करतो मोठ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांशी सुद्धा
की ते त्यांना जेव्हा विचारतात नाही का, मोठ्या मोठ्या भाषणांमध्ये ते जेव्हा बोलतात की आम्ही मोठे अधिकारी झालो, तर कसे झाले, तर जेव्हा विचारण्यात येते तर ते आपलं सगळं विसरतात आणि इथूनच सुरू करतात की मी लायब्ररीमध्ये जात होतो, मग माझी आई घरी राहत नव्हती, वडील घरी राहत नव्हते आणि मी अशा परिस्थितीमधून माझं शिक्षण घेतलं, माझ्याकडे पैसा नव्हता, माझ्याकडे हे नव्हतं ते नव्हतं, असं सगळं करून मला शिक्षण मिळालं आणि म्हणून मी आज नाही का हा माझा टॅलेंट आहे जो इथे वर आलेला आहे. पण आपल्या इतिहासामध्ये जर आपण वाकून पाहिलं, डोकावून पाहिलं आणि आज जर काही आपण कोरिलेट करू शकलो, तर कोरिलेट करताना हे दिसते की आज तुम्ही कितीही मोठा व्यक्ती बना, राष्ट्रपती हा देशाचा सगळ्यात पहिला नागरिक असतो आणि या नागरिकाला खूप काही अधिकार असतात, तो त्याचा मान असतो नाही का, सगळ्यात पहिला नागरिक. पण तो नागरिक जरी असला आणि तो जर दलित समुदायाचा असला किंवा अस्पृश्य समुदायाचा असला, तर त्याला सुद्धा अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी, मी नमूद करत नाही, पण मंदिर असो किंवा कुठलंही असं ठिकाण असो जिथे त्यांचं असं म्हणणं आहे की इथे अस्पृश्यांनी येऊ नये, तिथे आजही त्याला येऊ देत नाहीत. मग तो राष्ट्रपती जरी असला तरीही त्याला येऊ देत नाही. मग आज तुम्ही एवढं शिक्षण घेतलं, आज आपण सगळ्यांनीच नाही का मोठ्या मोठ्या डिग्र्या घेतलेल्या आहे, आज आम्ही तीनही लोक इथे ॲडव्होकेट म्हणून लावलेला आहे, सगळ्यांच्या मोठ्या मोठ्या डिग्र्या आहेत, पण एवढ्या डिग्र्या घेऊन आज त्यांच्यासोबत जर आपण गेलो तर त्यांची मानसिकता बदललेली आहे का, तर त्यांची मानसिकता आजही बदललेली नाही. तुम्ही आज राष्ट्रपती जरी बनले किंवा अजून काही जरी बनले तरी त्यांची मानसिकता तीच आहे. त्यांनी जी चातुर्वर्ण व्यवस्था बनवली होती, ज्या इतिहासामध्ये आपल्या महापुरुषांनी कार्य केलेलं आहे, त्या चातुर्वर्ण व्यवस्था आजही टिकून राहिली पाहिजे, यासाठी ते दिवस रात्र प्रयत्न करत आहेत. आणि आज आपण सांगतो की नाही का, मी मेहनत केली म्हणून मी शिकली, मी मेहनत केली म्हणून मी टीचर झाली, प्रोफेसर झाली, ॲडव्होकेट झाली, वकील झाली, जे पण काही आहे ते आहे ना. तर हा इतिहास आपल्याला नेहमीच वारंवार लक्षात ठेवावा लागेल. हा खूप मोठा अँटीडोज आहे जो आपल्याला वारंवार द्यावा लागेल.